क्या आप लोगों को पता है कि हमारे देश को आजाद करवाने के लिए जो सबसे बड़े आंदोलन हुए उन सब का नेतृत्व किसी महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेहरू या सुभाष चंद्र बोस ने नहीं किया था, बल्कि उनका नेतृत्व किया था वीर विनायक दामोदर सावरकर ने। आज के वीडियो ब्लॉग में हम आपके सामने वो सच रखने जा रहे हैं जिसके बारे में हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सावरकर के बारे में ऐसे ऐतिहासिक तथ्य आज तक आपने ना कहीं पढ़े होंगे, ना कहीं देखे होंगे और ना ही किसी से सुने होंगे। कांग्रेसी और वामपंथी लेखक और इतिहासकारों ने वीर सावरकर के जीवन के उन पहलुओं को जानबूझकर इतिहास से गायब कर दिया और जो कुछ वीर सावरकर ने अपने देश के लिए किया उन सब का क्रेडिट किसी और को दे दिया गया। अंग्रेज सरकार के खिलाफ वीर सावरकर ने एक के बाद एक कई आंदोलन किए। उन्होंने साल 1917 में चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की। इस सत्याग्रह ने गुलाम भारत के लोगों में आजादी की एक अलख जगाई, एक ललक पैदा की। इसके बाद सावरकर ने सितंबर 1920 में अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। इसके बाद उन्होंने 1930 में दांडी मार्च किया जिसने अंग्रेज सरकार की नींव हिलाकर रख दी। देश के वीर सपूत सावरकर ने अहिंसा और हिंसा दोनों ही मार्गों पर चलते हुए देश की आजादी के लिए लगातार संघर्ष किया। साल 1928 में उन्होंने अंग्रेज सरकार के अधिकारी सैंडर्स की हत्या की। इसके आरोप में उन्हें सरकार ने जेल में बंद कर दिया, जहां पर उन्होंने एक बार फिर अहिंसा और सत्याग्रह को अपना हथियार बनाया। उन्होंने जेल के भीतर रहते हुए 116 दिन की भूख हड़ताल की। सावरकर के इस अनशन के चर्चे पूरे देश में होने लगे। उनके इस सत्याग्रह ने लाखों भारतीयों को क्रांतिकारी बनने की प्रेरणा दी। सावरकर से प्रेरित होकर लोग आजादी के आंदोलन में कूद पड़े। इसी से घबराकर अंग्रेज सरकार ने विनायक दामोदर सावरकर को फांसी के लिए मुकर्रर दिन से एक दिन पहले 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया। 23 मार्च 1931 को बेशक सावरकर शहीद हो गए थे, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि सावरकर पक्के हिंदू थे और हिंदू धर्म में पुनर्जन्म भी होता है। इसलिए सावरकर ने पिछले जन्म में अधूरे बचे काम को पूरा करने के लिए एक बार फिर जन्म लिया। आजादी के मतवाले सावरकर एक बार फिर देश की आजादी की लड़ाई में जुट गए। पुनर्जन्म में उन्होंने मार्च 1940 में जलियांवाला बाग के दोषी जनरल डायर को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान 1942 में ही आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई और जुलाई 1943 को उन्होंने आजाद हिंद फौज की कमान भी संभाल ली। सावरकर ने एक साथ दो मोर्चों पर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ी। एक तरफ अहिंसक आंदोलन तो दूसरी तरफ हथियारबंद विद्रोह। आखिरकार देश के सपूत वीर सावरकर का संघर्ष एक दिन रंग लाया और उन्होंने भारत को आजाद करवाया। लेकिन इसके बाद भी उन्होंने चैन की सांस नहीं ली, क्योंकि देश की आजादी के साथ ही देश के बंटवारे की बातें भी होने लगी थी। जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता देश का बंटवारा करने की वकालत कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अकेले सावरकर ही थे जो हिंदू और मुसलमान के नाम पर देश के बंटवारे का पुरजोर विरोध कर रहे थे। इसी बीच देश में हिंदू और मुसलमानों के बीच भिड़ंत शुरू हो गई। अलग अलग इलाकों में दंगे शुरू हो गए। उन दंगों को शांत करवाने के लिए सावरकर खुद लोगों के बीच गए, दंगाग्रस्त इलाकों में गए। लेकिन सावरकर को बदनाम करने वाले लोग आपको बताएंगे कि सावरकर 4 जुलाई 1911 से 2 मई 1921 तक सेलुलर जेल में बंदी थे। इस दौरान उन्होंने अंग्रेज शासकों को 6 माफीनामे लिखे, लेकिन सावरकर के इन माफीनामों में भी अंग्रेज सरकार के खिलाफ एक हुंकार थी, एक ललकार थी। उदाहरण के तौर पर 1913 का माफीनामा
इन शब्दों के साथ खत्म होता है। वो लिखते हैं, सरकार अगर अपने विविध उपकार और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं और कुछ नहीं हो सकता बल्कि मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेज सरकार के प्रति वफादारी का, जो कि उस प्रगति के लिए पहली शर्त है, सबसे प्रबल पैरोकार बनूंगा। सरकार जिस हैसियत से चाहे मैं उसकी सेवा करने को तैयार हूं, क्योंकि मेरा मत परिवर्तन अंतःकरण से है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी मेरा आचरण वैसा ही होगा। 1920 के माफीनामे में भी उन्होंने अंग्रेजों को ललकारते हुए लिखा था, मौजूदा परिस्थितियों ने मुझे ब्रिटिश सरकार का ईमानदार सहयोगी, वफादार और पक्षधर बना दिया है। इसलिए सरकार मुझे रिहा करती है तो मैं व्यक्तिगत रूप से कृतज्ञ रहूंगा। मेरा प्रारंभिक जीवन शानदार संभावनाओं से परिपूर्ण था, लेकिन मैंने अत्यधिक आवेश में आकर सब बर्बाद कर दिया। मेरी रिहाई मेरे लिए नया जन्म होगा। सरकार की यह संवेदनशीलता, दयालुता मेरे दिल और भावनाओं को गहराई तक प्रभावित करेगी। मैं निजी तौर पर सदा के लिए आपका हो जाऊंगा और भविष्य में आपके लिए राजनीतिक तौर पर उपयोगी रहूंगा। इसी के साथ सावरकर की वीरता से भरे इस वीडियो ब्लॉग में इतना ही। आपको ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हमारे लिखे इस इतिहास को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए। आगे भी ऐसी ऐतिहासिक ज्ञान वृद्धि के लिए आपका रिपोर्टर को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। और हाँ, ऐसा ब्लॉग बनाने के लिए हमें गांधी ने कहा था।